प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 54 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबके बीच हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, पठन पाठन की लगातार चल रही इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछली चर्चा हमने औपचारिक पत्र लेखन के दो प्रारूपों, व्यावसायिक पत्र और नौकरी के लिए आवेदन पत्र को समझने का और लिखना सीखने का प्रयास किया था। आज जो हमने विषय लिया है, यानी आज का हमारा विषय है अनौपचारिक पत्र के जो दो रूप हैं, प्रार्थना पत्र और संवेदना पत्र, उसको हम व्याख्यान संख्या 54 के माध्यम से सीखेंगे। और इस व्याख्यान में हम ये भी जानेंगे कि वो प्रार्थना पत्र क्या है, प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट यानी प्रारूप कैसा होता है, और इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। इसके बाद संवेदना पत्र क्या है ये हम सीखेंगे। संवेदना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या हो सकता है, और इसका उदाहरण भी हम यहाँ पर एक देखेंगे। तो सहभागियों, आप लोगों ने पिछली चर्चा में ये समझ लिया होगा कि औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो निश्चित नियम और प्रणाली के द्वारा निश्चित प्रारूप और तथ्यों तथा तर्कों को आधार बना करके लिखे जाते हैं। यानी उसका एक निश्चित स्वरूप होता है और तथ्य होते हैं, और स्पष्ट रूप से उन तथ्यों की पुष्टि तर्कों के माध्यम से सुनियोजित रूप से और सुनिश्चित रूप से की जाती है। जबकि उसी के विपरीत अनौपचारिक पत्र उक्त तथ्यों से स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं। इसमें लेखक को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, स्वच्छंदता होती है, क्योंकि ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिससे कि पत्र लेखक का, यानी अगर आप लिख रहे हैं तो आपका किसी न किसी रूप में निजी अथवा व्यक्तिगत संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों इत्यादि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो इसी श्रेणी यानी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है, यानी वो अपने निजी भावों से संबद्ध होता है, और इन पत्रों में जो व्यक्तिगत तथ्य होते हैं, बातें होती हैं, उसका भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में दुख सुख, यानी जो व्यक्ति का दुख होता है, सुख होता है, खुशी होती है यानी प्रसन्नता होती है, आक्रोश होता है, कोई भी जो हमारे व्यक्तिगत भाव होते हैं उसको व्यवहारवार ढंग से संवेदनशीलता के धरातल पर प्रस्तुत करने की स्वच्छंदता होती है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि दरअसल इस प्रकार के पत्र उन्हीं को लिखे जाते हैं जिससे कि हमारा व्यक्तिगत धरातल पर संबंध रहता है। और हमने बताया आपको कि इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, तमाम सगे जो संबंधी होते हैं या जो भी संबंधी हैं, मित्र हैं, उनका कभी हाल चाल पूछने के लिए, यानी उनकी खबर खैरियत लेने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए, तो कभी निमंत्रण देने इत्यादि के लिए, कभी और भी कारण हो सकते हैं।
कुछ सूचना देनी हो इसके लिए लिखे जाते हैं। तो स्पष्ट है कि चूंकि ये व्यक्तिगत होता है और आदमी मनुष्य जो भी पत्र लेखक होता है वो अपने व्यक्तिगत भावों को इस पत्र के माध्यम से व्यक्त करता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ढील भी मिल जाती है, ख़ास तौर से भाषाई प्रयोग की। और इन पत्रों का कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं होता है, तो इसमें कभी कभी ये पत्र छोटे होते हैं लेकिन ये कभी कभी बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इसमें हम कभी कभी जो आवश्यक बातें हैं उसके अतिरिक्त उनकी पुष्टि के लिए हम अनावश्यक बातों का यानी इधर उधर की बातों का भी समावेश कर सकते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। यद्यपि इसको निश्चित संख्या या सीमा में बांधना बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ पत्रों का मैं आपके सामने अनौपचारिक पत्र हैं उनका उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की पारिवारिक, व्यक्तिगत या सामाजिक जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र, और कोई सलाह अगर आपको देनी है, कोई राय देनी है या पूछना है किसी से, कोई सलाह लेनी है, तो इसके लिए भी हम इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय सहभागियों, इस प्रकार के पत्र को जब हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम स्वच्छंद हैं। कतिपय तथ्य ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि इस प्रकार के पत्रों के लेखन के समय भी हमको ध्यान देना चाहिए, वो आवश्यक होता है। तो जब आप पत्र लिख रहे हों तो जिसको लिख रहे हों उसकी आयु यानी जो प्रापक है उसकी आयु, योग्यता, उसका पद, उसका स्थान इत्यादि की गरिमा का आपको ध्यान रखना चाहिए। और भाषा जो है यहाँ पर सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक प्रेषित हो पाएगा। प्रयत्न होना चाहिए कि ये पत्र भी संक्षिप्त हो, यानी अगर स्वच्छंदता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा ही लिखें, और पत्र का जो आरंभ है और अंत दोनों ही प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ पर भी और कहीं पर भी किसी भी लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भाषा की वर्तनी सही हो, शुद्ध हो, व्याकरणिक धरातल भर भाषा सही हो, और आपका जो लेखन है, जो आपकी राइटिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी साफ साफ होनी चाहिए। और जो भी पत्र का प्रेषक है या उसका जो प्रापक है, सबका पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हों तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि उस समय आपको नाम का उल्लेख नहीं करना होता है, बल्कि कुछ संकेत इत्यादि करने होते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि इत्यादि। जब आप अपना पता और दिनांक लिखते हैं तो उसके बाद एक पंक्ति को हम छोड़ देते हैं, और पत्र लिखते समय प्रयत्न ये होना चाहिए कि इसमें कोई काट छांट ना हो। तो इस प्रकार से आप एक जब पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी एक प्रभावशाली अनौपचारिक पत्र आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखना है, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी जो पत्र भेजता है उसका लिखा जाता है। फिर दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो उस दिन का
स्पष्ट रूप से उल्लेख करिए, यानी पहले तारीख क्या है और महीना क्या है और वर्ष कौन सा है। फिर हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा, याद होगा आप लोगों को कि जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे थे तो वहाँ पर हम विषय का उल्लेख ज़रूर करते थे, लेकिन इस प्रकार के पत्रों में विषय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम संबोधन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रापक है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, उसके साथ जिस प्रकार के आपके संबंध हैं, उसी आधार पर संबोधन का प्रयोग आप करते हैं। जैसे पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, ये बड़ों के लिए है। फिर उसके बाद छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही इत्यादि। और अभिवादन में भी हमको इस तथ्य का ध्यान देना होता है, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार इत्यादि। फिर मुख्य विषय पर हम आते हैं। तो मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ कुशल हूँ, कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल होंगे या कुशलतापूर्वक होंगे। अब दूसरे अनुच्छेद में हम आ जाते हैं। दूसरा जो प्रकरण होगा, दूसरा जो भाग होगा, उसमें हम जो कारण है, मुख्य विषय है, उसका हम उल्लेख करते हैं। और तीसरे हिस्से में हम समाप्ति के समय इस तथ्य का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि जो परिवार है, जो संबंधी है, उसके जो दूसरे पारिवारिक लोग हैं, उसकी भी कुशलता इत्यादि को हम, या उसके लिए हम प्रणाम इत्यादि लिखेंगे। जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम कहिएगा और छोटों को आशीर्वाद या प्यार आदि। तो इसके बाद जब समाप्ति करते हैं तो अंत में प्रेषक का जो संबंध होता है, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी इत्यादि। तो यद्यपि हमने उल्लेख कर दिया है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं और ख़ास तौर से संबोधन के समय लिखे जाते हैं, तो देखिए आप, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? बड़ों के लिए। अब उन्हीं के लिए अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि। समाप्ति हम कैसे करते हैं? आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता, जो भी आपका संबंध हो, आपका मित्र इत्यादि इत्यादि। और इसी के साथ जब छोटों को लिखते हैं तो हम प्रशस्ति में क्या लिखेंगे? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र इत्यादि। अभिवादन, मधुर स्मृतियाँ, सदैव खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। और समाप्ति हम कैसे करते हैं? तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं और इनका हमें ध्यान भी रखना होता है। यानी अगर कोई आपका बड़ा है, आदरणीय है, तो उसके लिए अलग से संबोधन इत्यादि होते हैं। अगर आपसे छोटा है या आपके बराबर का है तो उसके लिए कुछ अलग संबोधन होने चाहिए। तो आपने प्रारूप देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रार्थना पत्र की। ये यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिक पत्र है, लेकिन वस्तुतः ये व्यक्तिगत धरातल पर ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिससे आप संबंधित या जिसके संपर्क में होते हैं। लेकिन
साथ ही हम इसको अपने परिवार के बीच भी प्रेषित करते हैं। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन सब के लिए हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। तो हमने बताया कि जहां औपचारिक पत्र के रूप में ये दिखता है, तो जैसे छुट्टी के लिए, पुस्तकालय में किताबें उपलब्ध कराने के लिए, फीस कम कराने या माफ़ कराने के लिए, ये सब पत्र कहाँ लिखे जाते हैं? विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रार्थना का अर्थ ही आप जानते हैं कि क्या होता है? विनती करना, निवेदन करना, कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना। तो इस प्रकार के जो पत्र हैं, हमने अभी उल्लेख किया कि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम कुछ पैसे हमको मंगवाने हैं या कोई हमारी आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं कि तब भी हम इसी कलेवर में, इसी स्वरूप में पत्र लिखते हैं। जैसे भाई को लिखना है, पिताजी को लिखना है, या कोई भी हमारा जो भी इष्ट है, उसको हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। ये पत्र भी एक प्रकार से प्रार्थना पत्र, या इसको हम कह सकते हैं कि निवेदन पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो और मान लीजिए, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पिताजी से आपको पैसे मांगने हैं, तो आप कोई शर्त नहीं रखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये दंडता होगी, धृष्टता होगी। तो इसलिए हम वहाँ पर भी बहुत ही सौम्य आदर के साथ इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। तो एक प्रार्थना आप देखिए जो कि अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में है। मान लीजिए आपको पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, तो कैसे पैसे पत्र लिखेंगे? सबसे पहले हम पता लिखते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं संबोधन पे। फिर उसके बाद नमस्कार इत्यादि का उम्र के हिसाब से, निश्चित रूप से पिता हैं तो आदरणीय हैं और उनका चरण स्पर्श होगा। फिर हम विषय पे आ जाते हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले तो कुशलता इत्यादि की बात करते हैं। आप इस प्रारूप को देखिए। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सदस्य स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, परंतु पापा यहाँ का खाना पीना घर जैसा नहीं है। मुझे घर के खाने की बहुत याद आती है। आपको सुनकर निश्चित रूप से हर्ष होगा, मैंने फाइनल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। अध्यापक गण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। पापा, आपने पिछले महीने जो पैसे भेजे थे उससे मैंने कई किताबें खरीदी और एक नए वस्त्र भी बनवाए, यानी एक नया वस्त्र हमने बनवा लिया है। और मेरे जो मित्र हैं, कुछ मित्र हैं, वो परीक्षा के बाद कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं। मेरी भी जाने की इच्छा हो रही है। तो यदि यानी अगर चाहे लिखें चाहे यदि लिखें, संभव हो तो मुझे इस माह कुछ अतिरिक्त पैसे भेज दीजिए ताकि मैं अपने मित्रों के साथ पर्यटन यात्रा पर जा सकूं। और अंत में आप देखिए, पूज्य पापा और माँ को सादर प्रणाम, छोटे भाई बहनों पर अपार स्नेह। और फिर आप कुछ लिख सकते हैं और अंत में अपना पता, अपना नाम लिखेंगे।
तो इस प्रकार से आपने ये उदाहरण देखा कि प्रार्थना है, यद्यपि पारिवारिक या व्यक्तिगत प्रार्थना आपके सामने अनौपचारिक पत्र के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। अब हम लोग देखते हैं संवेदना पत्र। संवेदना पत्र जो है वो भी अनौपचारिक प्रकृति का पत्र होता है। इसकी जो लेखन शैली होती है वो अनौपचारिक होती है। इस प्रकार के पत्र लिखे किसको जाते हैं? सगे संबंधियों को, मित्रों को, जानने वालों को, इत्यादि इत्यादि को लिखे जाते हैं। हम सभी इससे अवगत हैं, यानी हमको पता है, हम जानते हैं, ये स्वाभाविक गति है कि सुख दुख, कामयाबी नाकामी, अच्छे और बुरे दिन जो हैं वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अटल अंग हैं, हिस्से हैं। इससे मनुष्य जाति पीछा छुड़ा नहीं सकती है। इसलिए सुख के समय खुशियाँ, आनंद, बधाई, शुभकामनाएं और दुख की घड़ी में सांत्वना, संवेदना, दिलासा, सहानुभूति, ढारस, तसल्ली के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को जिंदगी के पथ पर संचालित करने में प्रयत्नरत रहता है। कुल मिलाकर अगर आप संक्षेप में कहें, मेरे कहने का सार ये है कि संवेदना पत्र दुख की घड़ी में लिखे जाते हैं। मान लीजिए किसी की असमय मृत्यु हो गई, किसी को ला इलाज बीमारी हो गई, या बीमारी किसी भी प्रकार की हो गई, या कभी कभी पढ़ाई या व्यापार में असफलता मिल गई, युद्ध में कोई सदस्य शहीद हो गया, तो उसके परिवार के दूसरे व्यक्तियों को तनाव से मुक्त करने के संदर्भ में इस प्रकार के पत्रों की महती भूमिका होती है। मान लीजिए कोई आकस्मिक रूप से हादसा हो जाता है, तो ऐसे समय में पारिवारिक जो मित्र या परिजन हैं जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है, उसको भी हम संवेदना पत्र लिखते हैं ताकि उसे धीरज मिल सके, थोड़ा सा उसे चैन मिल सके। तो चलिए हम लोग संवेदना पत्र का एक प्रारूप देखते हैं। मान लीजिए आपके मित्र हैं, उनके पिता सीमा पर युद्ध करते हुए शहीद हो गए हैं, तो आपको अपने मित्र के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सांत्वना प्रकट करनी है। तो किस प्रकार से सांत्वना पत्र का लेखन आप करेंगे? यानी ये पत्र, ऐसा पत्र नमूने के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें किसी के मित्र के पिता की शहादत हो गई है, तो उसको समाचार में पढ़ करके, सुन करके जिस प्रकार से एक संवेदना पत्र लिखा जाएगा उसका प्रारूप है। देखिए आप, सबसे पहले हमने अपना पता लिखा, यानी लेखक का पता लिखा। आप देखिए समर सोसाइटी नासिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर हमने उस मित्र का नाम लिखा, प्रिय मित्र फरहान। फिर मधुर स्नेह। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। कल समाचार पत्र में तुम्हारे पिताजी के सीमा पर शहीद हो जाने का समाचार पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। अभी कुछ समय पूर्व ही जब वो अवकाश पर आए थे तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। समाचार पत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उनके शहीद हो जाने के समाचार को पढ़कर एक पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि पिताजी के निधन से तुम्हारे परिवार की अपूर्णनीय क्षति हुई है, किंतु ईश्वर से या उसके विधान के आगे हम सब विवश हैं। हम सबको गर्व है कि तुम्हारे पिताजी ने वीरता पूर्वक शत्रुओं का सामना करते हुए देश रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए। इस दुखद घड़ी में तुम्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी माताजी और छोटे भाई बहनों को भी संभालना होगा। प्रिय मित्र,
तुम प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम रहे हो, अव्वल रहे हो। आज तुम्हारे मजबूत बाहों में एक और भार आ गया है, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें परिवार के इस भार को सफलतापूर्वक ढोते हुए आगे भी अव्वल बने रहना होगा। आखिर तुम एक वीर सिपाही के पुत्र हो, जिसने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुख की इस विषम घड़ी में वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को असीम धैर्य, साहस तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मेरे योग्य कोई भी कार्य हो तो निसंकोच कहना, मैं तुमसे शीघ्र ही भेंट करूंगा। तो इस प्रकार देखिए, अंत में आप अपना नाम लिखेंगे और ये संवेदना पत्र जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसको आपने देखा और समझा, और इस प्रकार के इस उदाहरण के माध्यम से दूसरे पत्र भी आप लिख सकते हैं। तो प्रिय सहभागियों, उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको सार्थक लगी होगी। हमने इस चर्चा में अनौपचारिक पत्र लेखन के 2 प्रारूपों को जानने और समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग अपने अंतिम और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की तरफ आते हैं, यानी स्वमूल्यांकन की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हम आपके सामने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनके उत्तर तलाशिए और अपनी सीखने और समझने की क्षमता का विस्तार कीजिए। लेकिन इससे पहले हम विकल्प प्रस्तुत करें, प्रश्न प्रस्तुत करें, हम पिछले जो व्याख्यान के उत्तर आपके सामने रखेंगे। पहले व्याख्यान का पहले हम उत्तरमाला 53 प्रस्तुत कर रहे हैं। 1 का सा, 2 का सा, 3 का सा, 4 का भा और 5 का सा। अब हम प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, आप प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, शोक, सांत्वना एवं सहानुभूति के समय लिखे जाते हैं। अ विकल्प शिकायती पत्र, बा संवेदना पत्र, सा नौकरी के लिए आवेदन पत्र, दा निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 2, पिता को पैसे मांगने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र और अंतिम विकल्प है संपादकीय पत्र। प्रश्न नंबर 3, मित्र को सफलता मिलने पर लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? विकल्प आ शुभकामना पत्र, ब बधाई पत्र, स शोक पत्र, द व्यावसायिक पत्र। प्रश्न नंबर 4, प्रार्थना पत्र की प्रकृति होती है। विकल्प आ अनौपचारिक, ब औपचारिक, सा दोनों प्रकार की, द कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, प्रार्थना का अर्थ होता है। विकल्प अ विनती, ब निवेदन, सा समर्पण, द उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किए और अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस व्याख्यान में आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी सहभागियों का आभारी हूँ। धन्यवाद।